हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हर्षा द ट्यूटर डूड पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 6वीं का पाठ 8, जिसका नाम है मेरा नया बचपन। और इसके कवि है श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं इस पाठ के अर्थ या अनुवाद की ओर। इसमें आपकी पहली पंक्ति है, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। तो दोस्तों, इसका संदर्भ आएगा, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के पाठ मेरा नया बचपन से ली गई है। इसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। इसका प्रसंग है, कवित्री अपनी नन्ही बिटिया के माध्यम से अपने बचपन को याद करती हुई कहती है। इसका व्याख्या है, हे बचपन, मुझे तुम्हारी मीठी यादें बार बार आती है। मेरा बाल्यकाल बीत गया और उसके साथ ही मेरे जीवन का सुखद प्रसन्नता का समय भी चला गया। बचपन मेरे जीवन का स्वर्णिम समय था, जिसमें चिंता भूलकर खेल खेलते थे, खाना खाते थे, निडर तथा स्वतंत्र होकर घूमते फिरते थे। इस बचपन के अतुलनीय आनंद को मैं भुला नहीं पा रही हूँ। दूसरी पंक्ति है, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी आह झोपड़ी और चिथड़ों में रानी, किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सूद पिया, किलकारी कल्लोल मचाकर सुना घर आबाद किया। तो दोस्तों, इसका संदर्भ भी पूर्ववत आएगा, पूर्ववत यानी कि पहले जैसा। और इसका प्रसंग है, कवित्री ऊंच नीच छल कपट तथा भेदभाव से रहित भोले बचपन के आनंद को याद करते हुए कहती है। व्याख्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि बचपन चिंता रहित होता है। उसमें बालकों को ऊंच नीच अर्थात अमीर गरीब का कोई ज्ञान नहीं होता है। अधूत कौन है, किसके साथ खेलना है, खाना पीना उठना बैठना, यह भी नहीं जानता। कुटिया में निवास करने वाली वह फटे पुराने वस्त्रों में भी रानी के समान सुंदर दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर दुख का कोई निशान नहीं था। मैंने बाल्यकाल से ही दूध को पिया है, अंगूठे को चूसकर अमृत का पान किया है। बाल्यकाल में अपनी बालकों के समान चेष्टाओं से प्रसन्न होकर अपने सुनसान घर को मैंने हर्ष से परिपूर्ण कर दिया। तीसरी पंक्ति है, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया। तो इसका संदर्भ भी पूर्ववत आएगा, यानी कि जैसा संदर्भ हमने पहले लिखा था सेम संदर्भ यहाँ पे भी आएगा। इसका प्रसंग है, बाल्यकाल में बच्चे के रोने की आवाज को सुनकर माँ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती हुई कहती है। इसकी व्याख्या है, बचपन में बच्चे का रोना और जिद करते हुए मचल जाना, ये दोनों ही क्रियाएं आनंद प्रदान करती थी। रोते समय उसकी आंखों से बहने वाले आंसू बहकर गले तक आ जाते थे। वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो जयमाला गले में पहना रहे हो। बच्चे के रोने की आवाज को सुनकर माँ अपने कार्यों को छोड़कर दौड़कर आती है और अपनी गोद में उठा लेती है। आंखों से बहने वाले आंसुओं को पोंछकर प्यार से पुचकारती है और आंसुओं से गीले कपोलों यानी कि गालों को सुखा देती है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं चौथी पंक्ति की ओर। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली अपनी वह प्राकृत विश्रांति, वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। तो इसका संदर्भ भी पूर्ववत ही आएगा। और इसका प्रसंग है, भोले बचपन के आनंद को याद करती हुई कवित्री कहती है। कवित्री अपने बचपन के आनंद को लौटने को कहती है कि हे बचपन, तुम पुनः आ जाओ और मुझे स्वच्छ शांति प्रदान कर दो। मेरी अधीरता तथा दुख को दूर करने वाली यह प्रकृति का सुख आराम प्रदान करती है। बाल्यकाल में स्वभाव भोला तथा सरल होता है, जीवन प्रिय तथा पाप रहित होता है।
कवित्री कहती है कि हे मेरे बचपन, क्या तुम फिर से मेरे जीवन में आकर मेरे मन के दुख कष्ट को मिटा सकते हो। अगली पंक्ति है, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी कूंज उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। माँ वो कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। तो इसका संदर्भ आएगा पूर्ववत और इसका प्रसंग आएगा अपनी बेटिया के माध्यम से अपने बचपन को कवित्री याद करती हुई कहती है। तो इसका व्याख्या है, कवित्री अपने बचपन की मधुर यादों में खोई हुई थी। उसी समय उसके कानों में अपनी बेटी की मधुर आवाज सुनाई दी। बिटिया की आवाज को सुनकर मेरा छोटा सा घर नंदनवन यानी कि स्वर्ग का उपवन के समान प्रसन्नता से भर गया। वह मुझे ओ माँ कहकर पुकार रही थी। वह खेलने बाहर गई थी, वहां से वह मिट्टी खाकर आई थी। उसका मुंह मिट्टी से सना हुआ था। वह मुझे खिलाने के लिए हाथ में मिट्टी लेकर आई थी। छठवीं पंक्ति है, पुलक रहे थे अंगमृगों में कौतूहल का छलक रहा, मुंह पर थी आह्लाद लालिमा विजय गर्व था झलक रहा। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से मैंने कहा तुम ही खाओ। तो इसका संदर्भ पूर्ववत आएगा और इसका प्रसंग है, कवित्री अपनी बिटिया के साथ स्वयं बच्ची बन जाती है। इस भाव को इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। इसका व्याख्या है, बिटिया के नेत्रों में प्रसन्नता दिखाई दे रही थी, आश्चर्य प्रकट हो रहा था, चेहरे पर खुशी के भाव थे, जय रूपी गर्व दृष्टिगोचर हो रहा था। कवित्री अपनी बच्ची से पूछती है कि तुम यह क्या लाई हो। उसने उत्तर दिया, माँ आप इसे खाइए। बिटिया की तुतलाती बोली से माँ का हृदय प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा तुम ही खा लो। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बनाया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। तो इसका संदर्भ पूर्ववत आएगा और इसका प्रसंग है, कवित्री अपनी बिटिया के साथ स्वयं भी बच्ची बनकर नए बचपन के नवजीवन का भरपूर आनंद उठाती है। इसकी व्याख्या है, कवित्री ने अपनी बिटिया के रूप में बाल्यकाल फिर से प्राप्त कर लिया। उसकी सुंदर छवि को देखकर मैंने नवीन जीवन प्राप्त कर लिया। अब मैं अपनी बच्ची के साथ खेल खेलती हूँ, भोजन करती हूँ तथा तुतलाकर बात करती हूँ। मुझे अनेक वर्षों से बचपन की तलाश थी, जिसे मैंने अपनी बेटी के रूप में प्राप्त कर लिया। वह बाल्यकाल मुझे छोड़कर चला गया, उसे मैंने पुनः बिटिया के रूप में पा लिया। तो अनुवाद हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर। इसमें आपका पहला प्रश्न है, इस कविता का शीर्षक मेरा नया बचपन से क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर आएगा, इस कविता में नए बचपन से अभिप्राय नव जीवन के भरपूर आनंद से है। दूसरा प्रश्न है, कवित्री अपनी बच्ची के साथ किस प्रकार बच्ची बन जाती है। तो इसका उत्तर आएगा, कवित्री को अपनी बच्ची के माध्यम से ऊंच नीच छल कपट भेदभाव रहित बचपन की याद आ जाती है और वे स्वयं बच्ची बन जाती है। तीसरा प्रश्न है, बच्ची क्या खाकर आई थी और वह अपनी माँ से क्या कह रही थी। तो इसका उत्तर आएगा, बच्ची मिट्टी खाकर आई थी और वह प्रसन्न होकर माँ से भी मिट्टी खाने को कह रही थी। चौथा प्रश्न है, कवित्री अपने बचपन का सुखद अनुभव कब करती है। तो इसका उत्तर आएगा, कवित्री अपने बिटिया के बचपन को देखकर अपने बचपन का सुखद अनुभव करती है। पांचवा प्रश्न है, माँ किसकी बात हमेशा दोहराती है। तो इसका उत्तर आएगा, माँ हमेशा बचपन की उम्र की बात दोहराती है। छठवां प्रश्न है, बचपन की स्वच्छंदता पाठ की किन पंक्तियों के द्वारा अभिव्यक्त की गई है। तो इसका उत्तर आएगा, चिंता रहित खेलना, खाना वह फिरना, निर्भय स्वच्छंद। सातवां प्रश्न है, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। यहाँ पर नवजीवन से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर आएगा, नवजीवन से अर्थ नवीन जीवन यानी बिटिया की
सुंदर आकृति को देखकर बाल्यकाल का स्मरण हो आया, क्योंकि बचपन के नवजीवन का कवित्री भरपूर आनंद उठाती है। 8वां प्रश्न है, बच्ची को मिट्टी खाते देखकर माँ नाराज क्यों नहीं होती है? तो इसका उत्तर आएगा, बच्ची मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में तथा कुछ हाथ में लिए हुए माँ को खिलाने आई थी। उसकी बाल सुलभ चेष्टाओं को देखकर माँ के चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। 9वां प्रश्न है, बचपन में हम किन चीजों से खेलना पसंद करते हैं? तो इसका उत्तर आएगा, बचपन में हम खिलौने, मिट्टी, धूल के साथ खेलना पसंद करते हैं। अब हम चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। यहाँ पे हमें कुछ पंक्ति दी हुई है और बोला गया है कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री बचपन की किन बातों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कर रही है? तो इसका उत्तर आएगा, इन पंक्तियों में कवित्री बचपन को चिंता रहित बताती है। उसमें बालकों को ऊंच नीच अर्थात अमीर गरीब का कोई ज्ञान नहीं होता है। अछूत कौन है इसके बारे में भी नहीं जानती है। छोटी सी झोपड़ी में फटे कपड़े पहनकर अपने आप को रानी समझती है। तो अब हम चलते हैं पाठ से आगे की ओर। इसमें पहला प्रश्न है, छोटे बच्चों का घर में होना हमारे मन में कौन कौन सा भाव जागृत करता है? साथियों से चर्चा कर लिखिए। तो इसका उत्तर आएगा, छोटे बच्चों का घर में होना हमारे मन में अपने बीते हुए बचपन की याद दिलाता है और स्वच्छंद जीवन का स्मरण करा देती है। दूसरा प्रश्न है, तुम्हें अपनी माँ क्यों अच्छी लगती है? तो इसका उत्तर आएगा, हमें अपनी माँ अच्छी लगती है क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है, प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है। वह हमारी सुख सुविधा का ध्यान रखती है, हमारे दुख में दुखी और सुख में खुश हो जाती है। तीसरा प्रश्न है, कवित्री कविता में बेटी के बचपन का उल्लेख करते हैं। हमारे आसपास बेटियों का बचपन कैसा होता है? बेटों की तरह या उससे अलग? साथियों से चर्चा कर लिखिए। तो इसका उत्तर आएगा, हमारे आसपास बेटियों का बचपन बेटों के बचपन के समान ही रहता है, क्योंकि आज के दौर में बेटियों भी बेटों से कम नहीं है। प्रत्येक क्षेत्र में आज बेटियां सफलता प्राप्त कर रही है। चौथा प्रश्न है, मनुष्य के जीवन की 3 अवस्थाओं में सबसे अच्छी अवस्था कौन सी है और क्यों? तो इसका उत्तर आएगा, बाल्यावस्था यानी कि बचपन। युवावस्था और वृद्धावस्था, तीनों अवस्थाओं में सबसे अच्छी व्यवस्था बाल्यकाल है, क्योंकि यह समय अतुलित और चिंता मुक्त निर्भय रहने का है। तो दोस्तों, यहाँ पे 5वां, 6वां और 7वां का प्रश्न पढ़ के आपको अपनी राय स्वयं लिखनी है। फिर हम चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। हम किसी छोटे बच्चे को देखकर स्वयं की बचपन को पुनः जीना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो इसका उत्तर आएगा, हम छोटे बच्चे को देखकर हमें अपने बचपन का स्मरण हो जाता है और हम उसी बचपन में जीना चाहते हैं, क्योंकि बचपन में स्वच्छंदता, चिंता मुक्त जीवन होता है। वह बाकी अवस्था में हमें प्राप्त नहीं होती है। यहाँ पे 90वें प्रश्न का आंसर भी आप अपनी राय के हिसाब से स्वयं लिखेंगे। अब हम चलते हैं भाषा तत्व एवं व्याकरण की ओर। इसमें पहला प्रश्न है, वि उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। यानी कि हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, हमें इसके उपसर्ग में वि लगाकर नए शब्द बनाने हैं। तो इसमें पहला है विनम्र, तो यह बन जाएगा विनम्र। शेष में वि उपसर्ग जोड़ेंगे तो यह बन जाएगा विशेष। देह में वि उपसर्ग जोड़ा जाए तो यह बन जाएगा विदेह। वि प्लस सर्ग विसर्ग। तान में उपसर्ग में वि जोड़ा जाए तो यह बन जाएगा वितान। इसी प्रकार कल में वि उपसर्ग जोड़ा जाए तो यह बनेगा विकल, तथा जय में अगर वि उपसर्ग जोड़ा जाए तो यह बन जाएगा विजय। प्रश्न 2 में बोला गया है कि विराम चिन्ह को पहचान कर लिखिए। तो आपको कविता में से विराम चिन्ह पहचानना है और उसको लिखना है। तो इसका उत्तर भी आप स्वयं लिखेंगे। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। प्रस्तुत पाठ से उपमा अलंकार के उदाहरण छांटकर लिखिए। तो इसका उत्तर आएगा, उपमा अलंकार के उदाहरण निम्नांकित है। पहला है, बड़े बड़े मोती से आंसू। दूसरा है, वह भोली सी मधुर सरलता। तीसरा है, नंदन वन सी कूंज उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी।
चौथा है जिस अलंकार में किसी वर्ण अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। चौथा और पांचवा प्रश्न में भी कुछ नहीं दिया है, उसका आंसर भी आप स्वयं लिखेंगे। हम चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। कविता में प्रयुक्त विशेषण विशेष्य शब्दों को लिखिए। तो ये विशेष्य है और इसके हमको विशेषण लिखने हैं। मधुर, याद, अतुलित, आनंद, निर्मल, शांति, प्राकृत, विश्रांति, प्यारा, जीवन, प्रफुल्लित, हृदय। दोस्तों इस पाठ में जो जो प्रश्न जरूरी थे उसे हमने पूरा कर लिया है। तो इसी के साथ साथ यह पाठ हुआ कंप्लीट। आने वाले और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।